वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे जान पहचान का चैप्टर नंबर 7 जो कि सैयद एहतसाम हुसैन ने लिखा है उर्दू जबान पर। तो आइए मुख्तसर सा तारुफ शायर का। एहतसाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ यूपी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आजमगढ़ यूपी में ही इन्होंने की। फिर आला तालीम के लिए ये इलाहाबाद गए। इब्तदाई तालीम जो है वो आजमगढ़ में करी और आला तालीम के लिए इलाहाबाद चले गए और 1972 में इनकी वफात हो गई। इनका शुमार उर्दू के नक्काद के सफ़े अव्वल में किया जाता है। ये अच्छा पॉइंट है कि किसका शुमार उर्दू के नक्कादों में किया जाता है, तो ये एहतसाम हुसैन का नाम लिख सकते हैं हम। ये तरक्की पसंद तहरीक से भी वाबस्ता था, यानी तरक्की पसंद जो उस वक्त तहरीक चल रही थी उसमें भी इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी थी। इन्होंने सफरनामा भी लिखा। सफरनामा यानी आमतौर पर जो भी शायर पहले, अभी तो क्या है कि कोई कहीं पर घूमने जाता है ब्लॉग वगैरह बनाकर आपको बताता है कि वहां पर सफर में गया था तो ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसी चीजें की। उस दौर में ऐसा नहीं था। उस दौर में शायर जो जाते थे तो उनके सफर में उनके साथ जो कुछ भी हालात हुए वो लिख कर बयान करते थे और लोगों को बताते थे। तो उसे सफरनामा कहते हैं। सफर में जो भी ये जो सफर इन्होंने करा अमेरिका और यूरोप में करा था, वो उन पर इन्होंने किताबें लिखी। बच्चों के लिए इन्होंने आमतौर पर ना बहुत अच्छे अंदाज में उर्दू को सादा जबान में लिखकर और बच्चों के लिए अच्छी अच्छी किताबें लिखी, कहानियां लिखी। अब हम देखते हैं आपके सबक का खुलासा। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है। यहाँ पर नदियां, गंगा, यमुना, पहाड़, रेगिस्तान व बहुत सारी चीजें मौजूद है। यहाँ की जमीन बंजर है, कहीं सोना है। यानी कोई जमीन ऐसी है जहाँ पर बंजर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जैसे रेगिस्तान वगैरह, जैसलमेर वगैरह चले जाओ वहाँ, तो वहाँ पर एक बंजर जमीन है। कहीं पर इन्होंने जमीन को सोना कहा है, यानी जो हरियाली से भरी हुई है, दूर दूर तक देखें तो हरियाली दिखे, देखें तो सुकून मिले। यहाँ के इंसान जो है वो काले गोरे, अच्छे बुरे, लंबे चौड़े। इंसानों के बारे में बताएंगे हमें, हर तरह के लोग अच्छे भी है, बुरे भी है, लंबे भी, चौड़े भी, छोटे भी है। इस मुल्क की खासियत हमारा हिंदुस्तान है। ये अल्लामा इकबाल यही नहीं कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उनका शेर है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी हम हर मजहब के लोग रहते हैं आपस में मोहब्बत और इखलास के साथ। हर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करता है। तो ये इस मुल्क की खासियत है कि यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं लेकिन आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं। पहले जो इंसान थे वो वेसियों की तरह रहते थे, यानी जानवर मार के खाना, जंगल में जीना, पत्ते वगैरह बांध के लिए वगैरह, जो पहले जो लोग रहते थे। अब जो है एजुकेटेड हो गए, बर्गर पिज्जा वाले हो गए, बर्गर पिज्जा वाले हो गए। अब जो है एजुकेटेड हो गए। सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं, लेकिन जो दो कबीले थे, कबीलों के नाम बताए इन्होंने, कोल और मंडा। ये जो दो कबीले मशहूर है, इन कबीले की बोलियां आज भी है। इनके बहुत बरस बाद द्राविड़ आए। उस दौर में क्या चलता था, इन दो कबीलों की बोलियां चलती थी। उसके बाद द्राविड़ आए, जो कि लोग पश्चिम से आए थे और इनकी बोली बहुत अलग थी। इन्होंने यहाँ पर बहुत तरक्की करी। आज भी मद्रास, मंसूर, आंध्र प्रदेश, केरल वगैरह में ये लोग पाए जाते हैं, यानी आबाद है आज भी ये लोग वहां पर आबाद है। उनके बाद आर्य लोग आए, जो कि 3,500 बरस पहले आए थे। 3,500 बरस लगभग पहले आए थे, हिंद में आए और इनकी आर्याई जबान बोलते थे। आर्य जो लोग आए थे वो उनकी आर्याई जबान बोलते थे। हालांकि जबान की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। जबान की ये जबान इससे निकली, वो जबान उससे निकली, हर जबान आपस में टकरा टकरा के कुछ नई जबान बनी है। तो जबान की कहानी बहुत लंबी है। थे आम लोग थे, वो संस्कृत नहीं बोल पा रहे थे, तो धीरे धीरे आगे चलकर संस्कृत जबान जो है वो हिंदुओं की या फिर जो ऊंचे ओहदेदार रहते हैं उनकी जबान होकर रह गई थी। जैसे आज नहीं, कोई इंग्लिश बोलता है तो अपना नहीं नहीं इंग्लिश याद है ऐसा करके नहीं, जो बताते हैं कि नहीं हम बड़े लोग हैं, कहीं बात कर रहे हो इंग्लिश में बात कर रहा था, दूसरे लोग भी देख के समझते कर यार अच्छा एजुकेटेड है। ऐसे उस वक्त क्या था कि जो बड़े लोग थे वो संस्कृत बोला करते थे। आम लोग जो थे वो संस्कृत नहीं बोल पाते थे। हर जबान की प्राकृत जबान होती है। हिंदुस्तान में भी जितनी भी जबानें थी, हर जबान की कोई ना कोई प्राकृत जबान होती है। अब क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो आम लोग थे वो संस्कृत नहीं समझ पा रहे थे, तो साधु संतों ने क्या करा, आमतौर पर जो उन्हें प्राकृत जबान होती है उसमें भजन गीत वगैरह लिखे ताकि लोगों तक उनका मैसेज पहुंचे, उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो उन्होंने आम प्राकृत जबान में बोला। आखिरी भारत में यानी आखिरी आखिरी दौर में जब प्राकृत बोली जाती थी उसे सुरसिनी कहते थे। जो प्राकृत आखिरी जबान में बोली जाती थी, ये भी अच्छी लाइन है, उसे सुरसिनी कहते थे।
اس کے پیٹ سے دو زبان نکلی، دو بولیاں نکلی، جو کہ ایک ہندی اور دوسری اردو ہے۔ اس کے پیٹ سے دو زبان نکلی، جو ایک ہندی اور دوسری اردو ہے، یعنی اس کی جو زبان ہے وہ نکلی اس سے۔ حالانکہ بنگالی، پنجابی، مراٹھی، گجراتی، آسامی، سندھی بھی آریائی زبان ہے۔ یہ جو زبان ہے یہ بھی آریائی زبان ہے۔ جیسے ہی مسلمان ہند کی طرف آئے، مسلمان کیا تھے کہ جب بھی کسی ملک پر اختیار کر لیتے، یعنی اس کو اپنے انڈر میں لے لیتے، تو اس جگہ کو آباد کر دیتے تھے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہو منگول جو تھے، چنگیز خان اور یہ، ان کا کیا تھا کہ جس بھی جگہ فتح کر لیتے تو اس چیز کو برباد کر دیتے، وہاں کے لوگوں کو جان سے مار دیتے، وہاں کے محلات کو توڑ دیتے۔ محل تو کیا اس وقت جو بھی بنے ہوئے رہتے تھے ان کو توڑ دیتے، جنگل جلا دیتے وغیرہ، مطلب اتنا تہس نہس کر دیتے کہ اس شہر کو جس کو یہ جیتتے تھے اس کو آباد نہیں کرتے تھے، اس کو بنجر کر دیتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کا کیا تھا کہ اس شہر کو آباد کر دیتے جس بھی شہر میں آتے تھے۔ ان زبانوں کو بھی ترقی ہوئی، مسلمانوں کے آنے کے بعد ان زبانوں کو بھی ترقی ہوئی، بنگالی، پنجابی، مراٹھی وغیرہ، اردو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1000 عیسوی کے بعد بھی ہند میں جو نئی زبانیں بولی جانے لگی اس میں ہی اردو بھی شامل تھی۔ یہ زبان کسی اور کی نہیں اور نہ ہی کہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ یعنی جو ہندوستان میں 1000 برس پہلے بھی جو زبان بولی جا رہی تھی وہ اردو تھی۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی اردو کو بولتے تھے یا پھر مسلمانوں کی ہی اردو ہے، ایسا نہیں۔ یہ زبان جو ہے وہ ہندوستانی زبان ہے اور اسے ہندو مسلم سب دھرم کے لوگ بولتے تھے۔ عام طور پر یہ زبان بہت عام تھی، ہر کوئی سے بولتا تھا۔ اردو زبان جو ہے وہ یہیں ہند میں پیدا ہوئی ہے اور یہیں کے لوگ نے اسے ترقی عطا کری ہے۔ یعنی اردو زبان جو ہے وہ کسی اور دیش کی نہیں ہے، یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی عطا کری ہے۔ یہ جو اردو زبان ہے وہ ہندوستانی رنگ اور روپ میں ڈلی ہوئی ہے۔ اس کی بناوٹ، اس کا رنگ روپ سب ہندوستانی ہے۔ یہ زبان کہیں اور ملک میں بولی جاتی ہو تو بھی یہ زبان ہندوستانی ہی رہے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی انگلینڈ میں جا کے اردو زبان بول رہا ہے اور وہاں پر اردو زبان رائج ہو گئی، یعنی بہت زیادہ وائرل ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ یہ زبان وہاں کی ہو گئی۔ کہیں بھی کسی بھی ملک میں بولی جا رہی ہے اردو، لیکن یہ زبان جو ہے وہ ہندوستانی رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور یہ ہندوستانی کی زبان رہے گی۔ بلا شبہ اردو کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی دوسرے ملک کی زبان ہے۔ اردو زبان جو ہے اس کی پیدائش بھی ہندوستان سے ہے اور اس لیے جو رنگ روپ میں دبی ہوئی ہے وہ بھی ہندوستانی رنگ ہے۔ تو بلا شبہ جو اردو زبان ہے وہ ہندوستانی ہے، آپ کی اور ہماری۔